खबरों में विस्तार से बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित ये बजट 26,760 करोड़ 67 लाख रुपए का है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए है। वहीं पूंजी लेखी का व्यय 9,714 करोड़ रुपए है। वहीं प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग कुल धनराशि 7,421 करोड़ 21 लाख रुपए प्रस्तावित है। वहीं चालू योजनाओं में इसके लिए 21,379 करोड़ 46 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आगे जमकर हंगामा किया और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन विकास दीप पर ही पुलिस सभी को रोक लिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रही महिला और पुलिस अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह अनुपूरक बजट विकास को रफ्तार देने वाला होगा। सरकार की तमाम कार्य योजनाएं हैं, ये बजट उनको पूरा करेगा। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल हो गई है। जब जब विपक्षी सरकार सत्ता में रही, तब तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। दूसरी सरकारों में अपराधियों का बोलबाला था। जनता सब जानती है कि सपा के राज्य में गुंडाराज और अपराधियों का बोलबाला था। साथ ही कहा कि नई नियमावली का सभी को पालन करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड टनल में 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर सीएम धामी को बधाइयां भी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अनुपूरक बजट जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है। सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। भैया विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल है उनकी बातें याद रहती है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई और केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें। और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन करना है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू अभियान सफल हो गया। रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा ने। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान सफल हो चुका है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में सभी श्रमिक भाई जो 41 टनल के भीतर फंसे थे वो सकुशल बाहर निकल आए और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जाता है, जो लगातार यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार शुरू के दिन से ही आपने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय था और उसी का परिणाम था कि आज ये रेस्क्यू अभियान सफल रहा। किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान था वो बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी का उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान पूरा हो पाया। इस अभियान में लगे हुए एक एक मजदूर भाई को, एक एक बाहर से आए हुए विशेषज्ञों को, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का और जितने भी विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कठिन अभियान को सब लोगों ने परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे अभियान में कभी भी हमारी सबकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और प्रत्येक दिन जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री, इतने 4-5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन वो बारीकी से इस अभियान की जानकारी न लेते हो। उनका फोन आते ही हमारा भी हौसला बढ़ता था और चुनौती भी सामने दिखाई देती थी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी चिंता कर रहे हैं, एक अभिभावक की जैसे चिंता करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सभी हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। और जो भी यहाँ पर मशीनरी चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी हमको उपलब्ध हो पाई। देश दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी यहाँ पर आई, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले। जिस प्रकार से आज पहले भी लोग आपदाएं आती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से चिंता करते हैं, संभवतः पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद अब काम फिर रुक जाएगा, कब शुरू होगा, क्योंकि श्रमिक फंसे हुए अंदर। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आपने देहरादून से फिर यहाँ अपना बेस कैंप बनाया ताकि यहाँ से भी काम निर्बाध चलता रहे, मॉनिटरिंग भी होते रहे। देखिए, ये चूंकि हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे, तो जितने उनके परिजन परेशान थे, उनके अंदर जिस प्रकार का चिंता थी, उतनी चिंता मेरे अंदर भी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर भी उतनी चिंता थी, सभी के अंदर चिंता थी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे भी उनको निकालना है बाहर। तो अब राज्य का भी संचालन करना था, राज्य के भी काम होते हैं। तो मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान चलेगा तब तक मैं मातली में यहीं पर आईटीबीपी का जो परिसर है, इस आईटीबीपी के परिसर में ही जो है अपना कैंप कार्यालय बनाऊंगा और यहीं से संचालन करूंगा। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम दिन में यहाँ आकर करते थे, रात्रि को यहाँ आकर करते थे, फिर सिलकारा जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, देहरादून जाते थे, राज्य के अन्य स्थानों पर जाते थे, करने के बाद यहाँ आ जाते थे। दोनों ही काम महत्वपूर्ण थे। हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालना, उनकी जिंदगी को बचाना, उसमें भी सबका प्रोत्साहन भी करना, सबके साथ खड़ा होना और राज्य भी चलाना। सर, इस दौरान लोग पर इगास भी आया, बहुत मान्यताएं उस इगास पर की भी हैं, लेकिन आपने यहाँ डट कर रहा, इगास नहीं मनाया। आप क्या? देखिए, मैं इगास के दिन यही था। उस दिन बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इगास हमने राज्य के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये तय किया कि इगास हमारा लोक पर्व है, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल। इस दिन हमारा यहाँ पर राज्य में अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए और राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, जब 41 मजदूर भाई और उनके परिजन और पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता में था, परेशानी में था। ऐसे समय में इगास मनाना मुझे लगा कि बिल्कुल भी
नहीं है। गौ पूजन इत्यादि करके मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम रखा जाता था। उस कार्यक्रम को इतने में ही संपन्न करवाने के लिए मैंने कहा, मैं चूंकि उस दिन यहीं था और असली इगास हमारी कल हुई है, जिस दिन हमारे सभी मजदूर भाई इस प्रकार से बाहर निकले हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि हमारा देश एक होकर इस पूरी चुनौती से निपटा है और सब लोग अब इगास मनाएंगे। सर, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये कह सकते हैं इस घटना के बाद कई ऐसी योजनाएं राज्य में और भी हैं जो संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, चाहे टनल्स का हो, रेल लाइन का हो, उनके लिए क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ मापदंड तय होगा? वो हमने पहले ही तय कर लिया है और भारत सरकार ने भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका सेफ्टी ऑडिट कराने का पहले ही आदेश कर दिया है और हम राज्य के अंदर भी सबकी समीक्षा करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जब श्रमिक बाहर निकले, उनके परिजनों ने राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया, क्या कुछ कहेंगे सर उनके लिए, क्योंकि इतने दिन तक उनका भी सब्र रहा? नहीं, मैं सभी मजदूर भाइयों का और उनके परिजनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अंदर इतना बड़ा बहादुरी का काम किया, इतना अपना हौसला बनाए रखा, 16-17 दिन तक अंदर रहना, और बाहर परिजनों ने भी लगातार उनके उत्साह को बढ़ाया, सरकार के भी उत्साह को बढ़ाया। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये पूरा एक उत्सव का तौर था, लेकिन इस दौरान चुनौती बड़ी थी रेस्क्यू अभियान की, और उस रेस्क्यू अभियान को सफल कर लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर समन्वय रहा, और कोशिश अब राज्य सरकार की है कि आगामी दिनों में इस तरह की जो परियोजना है उनका सेफ्टी ऑडिट भी यहाँ पर हो। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, उत्तरकाशी। 17 दिन और 400 घंटे के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। बता दें कि देर शाम उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। इस मौके पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। बता दें कि मजदूरों को मिले इस सफलता पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे भावुक पल बताया। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। चार धाम यात्रा मार्ग पर जो सिलकियारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। This is due to the nation. I think India has achieved this tremendous achievement, and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA. सभी लोग 41 सुरक्षित, खुश, आनंद के साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं। इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है? की सूचना है, क्या अंदर की जानकारी है? सभी लोग बाहर आ गए, सभी सुरक्षित हैं।
सबकी तबीयत ठीक है? चेकअप किया गया है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं अब उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे वीके सिंह जी ने, और सब लोग बाहर आ चुके हैं। इधर रुक करते हैं अगली खबर का, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फैशन शो के दौरान बुर्के में रैंप वॉक करने पर संभल के मौलाना भड़क गए हैं। मौलानाओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे इस्लामिक धर्म का उल्लंघन बताया है। वहीं फैशन शो के की नुमाइश जताते हुए इस तरह के आयोजन पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। साथ ही इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की गई है। तो बुर्के का मतलब ही ये था कि अपने जिस्म का प्रदर्शन ना करना। अब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का ये कांड हुआ है, तो इसमें जो है ये है कि इसमें तो बुर्के की नुमाइश करके जिस्म को दिखाया जा रहा है। तो बुर्के का इस तरीके से ये मजाक बना दिया गया। तो ये इस्लाम के रूह से भी गलत है और हिंदुस्तान के जो सभ्यता है उसके भी खिलाफ। तो इसको ये मानते हैं कि जिन साहब ने इस तरीके का प्रदर्शन करा है और कराया है, तो उनके लिए हमारी हुकूमत से डिमांड है कि क्योंकि अभी हमारे संबल ऐसा जगह है कि अभी हमारे यहाँ चमंडा मंदिर में भी बैंड लगा दिया गया था कि बगैर के जींस की पैंट में नहीं आएंगे, लोअर में नहीं आएंगे, नंगे सर नहीं आएंगे। ये एक हिंदुस्तान की सभ्यता है कि अच्छी जगह अच्छी तरीके से रहा जाए। लेकिन अब जो है इस तरीके से करने के बाद क्या है, बुर्के का मजाक बनाया गया है और एक धर्म विशेष के खिलाफ ये एक तरीके का अभियान कहा जाए वो चलाया जा रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को मतलब जांच कराई जाए कि किसी धर्म का मजाक न उड़ने पाए। और इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। हमारे हिंदुस्तान की ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख औरतें अपने जिस्म की प्रदर्शनी नहीं करती हैं, अपने जिस्म को ढांप कर चलती हैं, पर्दे के साथ रहती हैं। आज भी हम देखते हैं कि हर समाज की औरतें घूंघट वगैरह काटती हैं, ये समझ लीजिए, और अपने चेहरे को दूसरे मर्दों से छुपाती हैं और जाहिर नहीं करती हैं। देखिए, बुर्के का मतलब था, इस्लाम ने जो कहा था वो इसने कहा था कि बुर्का ओढ़ो ताकि आपके जिस्म के किसी अंग का जो है वो प्रदर्शन न होने पाए, छुपा के रखो। और ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू, हमारी माताएं और हमारी बहनें वो भी घूंघट से रहा करती थी और अपने जिस्म को ढक कर रखा करती थी। तो बुर्के का मतलब ही ये था कि अपने जिस्म का प्रदर्शन ना करना। अब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का ये कांड हुआ है, तो इसमें जो है ये है कि इसमें तो बुर्के की नुमाइश करके जिस्म को दिखाया जा रहा है। तो बुर्के का इस तरीके से ये मजाक बना दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।